Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक एक शॉक का ही एक वेराइटीज है। शॉक किसको बोलते हैं? हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन का फंक्शन जब एक साथ डिमिनिश्ड कर जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के डिमिनिश्ड होने के कारण उसको हम बोलते हैं शॉक। फिर से बात करते हैं, वाइटल ऑर्गन का फंक्शन एक साथ अगर ब्लड सर्कुलेशन के डिमिनिश्ड होने के कारण अगर ये डिमिनिश्ड कर जाता है तो उसको हम शॉक बोलते हैं। तो यानी शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन डिमिनिश्ड कर जाता है और इसकी वजह से शॉक डेवलप होता है। इस शॉक में हम बताए थे कि एक शॉक जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, ब्लड का वॉल्यूम लॉस होने से शॉक होता है। दूसरा हम बताए थे, अभी उसके बारे में अभी वीडियो चलना है, सेप्टिक शॉक, सेप्टिसेमिया के कारण शॉक होता है। तीसरा कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट के पंप नहीं होने के कारण जो शॉक होता है उसको कार्डियोजेनिक बोलते हैं। एक होता है न्यूरोजेनिक शॉक जो कि साइकोलॉजिकल कंडीशन से या पैरासिम्पैथेटिक नर्व के हाइपर एक्टिव होने से शॉक होता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं यह है एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसको हम बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही बोलते हैं, या हम एलर्जी भी कहते हैं, यानी कई नाम से इसको पुकारते हैं। अब यहाँ पे ये शॉक में क्या होता है, नाम से लग रहा है कि जरूर कहीं एलर्जी की वजह से ऐसा होता होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है जो ब्लड का सर्कुलेशन डिमिनिश्ड कर जाता है और वह कंडीशन एलर्जी के वजह से होता है। तो हम एक एक बात करते हैं, ये कैसे होता है, क्या होता है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन कि जैसे यह हमारे बॉडी का यह इंटेस्टिशियल स्पेस है, ऑर्गन है, और इस पे यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल है जिससे कि ब्लड ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है। ये अगर कोई ऐसा पार्टिकल, हेप्टेन पार्टिकल्स जब मेरे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, कोई हेप्टेन पार्टिकल्स जैसे किसी तरह का कॉस्मेटिक्स बोल सकते हैं, कोई क्रीम कह सकते हैं, कोई पॉलन बोल सकते हैं, ड्रग्स बोल सकते हैं, कोई डाइट सब्सटेंस बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस मेरे बॉडी में इंटर किया, आने के बाद अगर सेल एक्सेप्ट कर लेता है इस सब्सटेंस को तब तो ठीक होता है। लेकिन अगर ये सेल एक्सेप्ट नहीं करता है तब क्या होगा? जब ये सब्सटेंस को जब सेल एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद यहाँ पे मैक्रोफेज आकर के और इसको इनगल्फ कर लेगा। लेकिन यह कोई पैथोजन तो नहीं है। पैथोजन रहता तो फैगोसाइटोसिस होता। तो मैक्रोफेज क्या करता है कि फैगोसाइट तो कर लेता है इसको, लेकिन यह तो कोई पैथोजन नहीं है। अब ये मैसेज को ये क्या करता है, मैक्रोफेज यह टी लिम्फोसाइट के पास ये लेके जाता है इसको कि देखिए एक ऐसा पार्टिकल है जो बॉडी के अंदर आया था। अब टी लिम्फोसाइट जो हेल्पर टी सेल है वह क्या करता है कि बी लिम्फोसाइट को मैसेज दे करके और इसके प्रति एंटीबॉडी बनवा देता है। अब देखिए ये कौन सा पार्टिकल है? हेप्टेन पार्टिकल्स है। ये पॉलन है, ये कोई ड्रग्स था या कुछ ऐसे सब्सटेंस थे। यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनता है वह बनता है IgE, है ना। IgE टाइप का यहाँ पर एंटीबॉडी बन जाता है। अब IgE एंटीबॉडी इसका कैरेक्टर क्या होता है कि यह मास्ट सेल के सरफेस पर, मास्ट सेल जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है ना, इसके सरफेस पर जाकर के अटैच कर जाता है, और या तो ये ब्लड में बेसोफिल पे जाके अटैच कर जाता है। कौन? IgE। यहां तक बात समझ में आया क्या होगा? फिर से बात करते हैं। जब कोई सब्सटेंस बॉडी में आया, कोई कॉस्मेटिक या कुछ भी, अगर सेल एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक था, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो बॉडी में क्या बन जाएगा? IgE एंटीबॉडी। शॉर्ट में याद रखना होगा। तो अब वह सब्सटेंस का IgE एंटीबॉडी जो बना यह मास्ट सेल पे या बेसोफिल पे जाकर अटैच कर जाता है।
अब क्या होगा, अब ये जो एंटीबॉडी जब अटैच करिएगा यहाँ पे, यहीं पर मौजूद रहेंगे ये। जब दोबारा जब ये सब्सटेंस बॉडी में जब जाएगा, फिर से आप वही कॉस्मेटिक यूज किए, वह पॉलन अगर बॉडी में गया, दोबारा जब ये सब्सटेंस आता है तो यह सब्सटेंस या मास्ट सेल पे आकर के अटैच करेगा। यहाँ पे एंटीबॉडी बना हुआ है ना, सेम एंटीबॉडी रिएक्शन, तो यह एंटीबॉडी के साथ एंटीजन बाइंड कर जाएगा। क्यों कि सेम है ना, तो सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी रिएक्टेड। अब क्या होगा, ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस और यहाँ एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा और इसके चलते मास्ट सेल से लार्ज अमाउंट में हिस्टामिन निकलने लगेगा। और यह हिस्टामिन क्या करेगा, यह हिस्टामिन यहां से निकल करके डायरेक्ट पहुंचेगा कहां पे, ब्लड वेसल्स पे, और ब्लड वेसल्स को एक्सेस डायलेट कर देगा। ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डायलेट कर जाएगा। ब्लड वेसल जब डायलेट कर जाएगा तो क्या होगा कि यहां से प्लाज्मा बाहर की तरफ लीक हो जाएगी, यहां प्लाज्मा लीक हो जाएगी, फ्लूइड आ जाएगा बाहर में। ब्लड वेसल डायलेट कर गया, ब्लड वेसल्स का एरिया बढ़ गया, प्लाज्मा बाहर की तरफ लीक हो गया। अब दो गड़बड़ी, ब्लड का वॉल्यूम भी घटा, कब प्लाज्मा बाहर लीक हो रहा है, ब्लड वेसल डायलेट कर गया। अब क्या होगा, इसके कारण ब्लड का फोर्स, ब्लड का मूवमेंट, ब्लड का प्रेशर बॉडी में धीरे धीरे घटने लगेगा। अब इसकी वजह से वाइटल ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जब वाइटल ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं, तब उस केस में क्या होगा, अब इसके चलते क्या होगा, जब वहां पे वाइटल ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश्ड, और इसकी वजह से होगा शॉक। इसी को बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, एलर्जिकल शॉक, हाइपरसेंसिटिव टाइप 1 शॉक, इमीडिएट शॉक, कई नाम से पुकारते हैं इसका। तो यहाँ तो समझ में आपको आया यह कैसे डेवलप हुआ। अगेन रिपीट कर रहे हैं, हेप्टेन पार्टिकल बॉडी में आया, कोई कॉस्मेटिक सब्सटेंस, कोई ड्रग्स, मेरा बॉडी एक्सेप्ट अगर नहीं किया, कुछ दिन के बाद वहाँ एंटीबॉडी बन गया। जब दोबारा फिर ड्रग्स एक्सपोज करेंगे, जब एक्सपोज करेंगे, तब तक वहाँ पे हिस्टामिन वहाँ से निकलेगा मास्ट सेल से, और वहाँ से ब्लड वेसल डायलेट होगा। ब्लड डायलेटेशन होने के कारण इस एरिया में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगी। अब बात करें कि ऐसा इस शॉक में सिम्टम क्या आवेगा। देखिए, सबसे पहला एक्सेस हिस्टामिन का रिलीज हो रही है। यहाँ पे ब्रोंकस का जो मसल है वह स्पाज्म होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। मरीज में सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाएगा वह रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस हिस्टामिन के कारण वहाँ पे फ्लूइड आ जाता है ब्रोंकस में। अब मसल वहाँ पर स्पाज्म हो जाएंगे। इसकी वजह से पहला कंडीशन तो रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस होगी। नंबर 2, ब्रेन की तरफ सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा, फेंटनेस होगा, वर्टिगो आ जाएगा पेशेंट को। अगला कंडीशन क्या होगा कि स्किन पर चूंकि यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, इसीलिए वहाँ पर ओडिमा देखने को मिलेगा, अर्टिकेरिया जैसा वहाँ पे अपीयरेंस होगा स्किन पे। अगला, न्यूट्रोफिल का माइग्रेशन होने के कारण यहाँ पे इचिंग होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट कर गया, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, यहाँ पे माउथ ड्राइनेस हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाते हैं, पल्स वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, और इसके साथ साथ स्किन पे जो ओडिमा मिला ही, और यूरिन का जो फॉर्मेशन है वह भी डिक्रीज हो जाता है। और जिस ऑर्गन में ये सिम्टम आवेगा उसके अनुसार भी स्पेसिफिक सिम्टम आवेगा। जैसे अगर नोज पे होगा तो एक्सेस स्नीजिंग होगा, जीआईटी में अगर हुआ तो वहाँ पे आपको डायरिया या फिर फ्लैचुलेंस, एब्डोमिनल पेन का सिम्टम आवेगा। तो यह चूंकि एलर्जी है, जैसे कहीं पे डेवलप होगा उसके अनुसार से स्पेसिफिक ऑर्गन का सिम्टम आपको वहाँ मिलेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या क्या कंडीशन डेवलप मिल सकता है। बात करेंगे अगर हम कॉम्प्लिकेशन का, तो इसमें रेस्पिरेटरी फेल्योर के साथ साथ मल्टी ऑर्गन भी फेल्योर होने लगते हैं।
किडनी फेल्योर, लेकिन सबसे पहले इसमें रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस होता है। इसके बाद अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। एनाफाइलेक्टिक शॉक है, हम लोग कैसे पता लगाएंगे इसको? हम एनाफाइलेक्टिक शॉक है, एक तो डायग्नोसिस में देखेंगे तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज मिलेगा, बॉडी में जगह जगह अर्टिकेरिया मिलेगा, ओडिमा होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा, पल्स वॉल्यूम इसमें लो हो जाएंगे, पल्स रेट इसमें थ्रेड लाइक हो जाएंगे। इतना आपको डायग्नोसिस हो गया मैनुअल का। बाकी हम क्या करेंगे, एलाइजा फॉर टोटल IgE ये जांच करेंगे, इसका लेवल हाई रहेगा, याद रखना होगा इस चीज़ को। इसके बाद आर्टेरियल ब्लड गैस करेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई मिलेगा। ब्लड का pH एसिडिक रहता है, इसमें आपको हो जाएंगे क्योंकि बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाता है। ये तो हो गया मेरा इस एनाफाइलेक्टिक का इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं इसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे। चूँकि यह एलर्जी कंडीशन है, इसमें हिस्टामिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो पहला हम लोग करते क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं। और इसके साथ साथ जिस एलर्जन की वजह से हुआ है उस एलर्जन को हम एक्सपोजर से बचाते हैं। कोई डस्ट है, स्मोक है, ड्रग्स है, किसी भी तरह के हम लोग जो भी वहाँ पे एक्सपोजर हुआ है उस एक्सपोजर से हम बचाते हैं। एंटी एलर्जन मेडिसिन यहाँ पे यूज करते हैं, एलेग्रा देते हैं, एविल यूज करते हैं, सेट्रिजिन यूज कर सकते हैं। जैसा एलर्जिन है उसके अनुसार से हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। IV इन्फ्यूजन, कोलोइडल इन्फ्यूजन में हिमासिल या डेक्स्ट्रिन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, बशर्ते कि एलर्जी नहीं होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में हम लोग होम्योपैथिक ड्रग्स की आवश्यकता यहाँ पे जरूरत पड़ता है, हम लोग देते हैं, जैसे कैम्फर, नक्स भविका, नेट्राम्यूर, आर्सेनिक, एलियम सेप्पा, एपिसमेल, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जिसको हम यहाँ पे चलाते हैं। आर्टिकाइड्स भी देते हैं इसमें हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक के केस में, लेकिन वही है पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। ये था आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।